प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी 11 अप्रैल को जाएंगे वाराणसी। 3,880 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। ऑल इंडिया विमेंस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया वक्फ बिल का स्वागत। कहा यह बिल मुस्लिम महिलाओं के हितों की करेगा सुरक्षा। इस बिल से वक्फ की संपत्तियों की होगी सुरक्षा। लखनऊ में सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट वाले 31 सपा सदस्यों पर दर्ज हुआ केस। महिला नेताओं पर बिना अनुमति प्रदर्शन और पुलिस से धक्का मुक्की का लगा आरोप। तरनतारन में सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या। झगड़ा सुलझाने आई पुलिस टीम पर हुआ था हमला। गांव के सरपंच समेत 70 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी की राजधानी लखनऊ में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। सीएम योगी ने दिए जिला अधिकारियों को राहत कार्य करने के निर्देश। खबर ओडिशा के पुरी से है, जहां विधानसभा की अध्यक्ष सुरमा पाड़ी ने अपने परिवार के साथ पुरी पहुंची और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत दिनों की इच्छा आज पूरी हुई है। वे खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हैं। जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा मैया के दर्शन के लिए पुरी में उपस्थित हुई थी। बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुआ। बहुत दिनों से कामना थी, अभिप्सा थी कि मैं शांति से प्रभु जी का दर्शन करूं और आज ऐसे मौका हमारे सभी सहयोगी, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सबने सहयोग किया और सबके साथ मैं, मेरे परिवार और मेरे माता 96 ईयर्स ओल्ड मदर इन लॉ उनको भी लेके आई थी। हम सबका बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुआ और प्रभु के पास में सारे जगत के कल्याण के लिए, मेरे प्रदेश की जनताओं का कल्याण के लिए और मेरे अंचल जो है चुनाव क्षेत्र है वहाँ की सभी जनताओं की सुख सुविधा के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना की। जिस पद पर मुझे बिठाए हैं प्रभु जगन्नाथ जी के कृपा से आज मैं उड़ीसा प्रदेश की वाचस्पति का दायित्व निभा रही हूँ। इस दायित्व को मैं कैसे निष्पक्ष के साथ और ऐसे परिवहन करूं कि इस मेरे कारण मेरे देशवासी, मेरे राज्यवासी का मंगल हो, ऐसे में प्रभु से प्रार्थना है। एक छोटी सी सवाल मैम जी, आप अपनी जो माँ को लेके आए थे वो खुद की माँ है या सासू माँ? मैं सासू माँ हैं और वो ऐसे एक पवित्र महिला है जो कि उनके जीवन काल में वो चतुर्धाम कई बार 10 बार से ज़्यादा अपने साथी लोगों को लेकर के खुद वो परिक्रमा कर चुके हैं। बहुत धार्मिक है और पिछले 1 साल से उनके पांव टूट गई है, जिसके कारण वो प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाए थे। उनके मन में ये जिज्ञासा था और आज मुझे एक अवसर मिला सबके सहयोग लेकर के आज मैं उनको प्रभु जी का दर्शन कर रहे हैं। 96 बहुत वरिष्ठ नागरिक में जाती है माता जी। उस एज के लोगों के लिए जो अन्य भक्त विभिन्न जगह से पुरी श्री मंदिर पहुंचते हैं, उनके लिए क्या अच्छा व्यवस्था हो सकता है? क्योंकि आपने खुद देखा माता जी को नहीं, देखिए जैसे मंदिर की व्यवस्था है और मंदिर की व्यवस्था के अनुरूप ही हमें चलना है। हम उनको हाथ में पकड़कर उनको हम उठाकर लेकर गए। यहाँ तो मंदिर के अंदर कोई ऐसे जो नहीं जा सकता है कुछ, तो इसके लिए हमने जो कोशिशें की और मैं तो कहूँगी यहाँ के प्रशासन और मंदिर प्रशासन जो है वो बहुत संवेदनशील है। ना सिर्फ मेरी माता, मेरी सासू जी की बात, बल्कि जितने सारे वरिष्ठ जो जना आते हैं उनको कैसे कॉर्डन करके उनको कैसे प्रभु जी का दर्शन करवा जाए, ये सब सहयोग करते हैं। पूरी ऐसा एक धाम है जहाँ काफ़ी जनता का भीड़ तो होती है, लेकिन ऐसा है कि प्रभु जगन्नाथ जी जिसको एक बार बुला लिए हैं उनका दर्शन जरूर उनको मिलता है। तो इसमें प्रशासन की सहयोग, मंदिर प्रशासन की सहयोग और साथ ही साथ आम जनता का भी सहयोग रहता है वरिष्ठ जनों के लिए, और ऐसा मेरा अनुभव हुआ। जिस जमाने में मैम लोग अपने माँ बाप को दूर कर देते हैं, मगर उसी
जमाने में आपने एक उदाहरण इतना बड़ा खुशी की जाहिर कैसे करेंगे? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मेरी माँ को लेकर यहाँ तक आ सकी। मैं आज याद कर रही थी, आज को करीब करीब 40-45 साल से पहले मेरी शादी हुई थी और मेरी माताजी, मेरी सासू जी मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को साथ बुला कर हमेशा यहाँ दर्शन करो, ये दर्शन करो, इससे ये मिलेगा, यहाँ एकादशी बूढ़ी है, यहाँ को दर्शन करोगे तो बुखार नहीं आएगा। ऐसे कई चीज़ों के साथ, कई देवा देवियों के साथ उन्होंने वाकिफ किए थे, हमें परिचित कराए थे। और धार्मिक भावना कैसे हमारे जड़ में हो, वो उनका इरादा था हमेशा। वो बहुत पवित्र महिला है और आज वो निस्तेज रूप से घर में खटिया पकड़ लिए हैं और लेकिन उनकी मन में इच्छा थी कि वो दर्शन करे जगन्नाथ जी का। वो हमेशा जगन्नाथ जी का दर्शन अपने खटिया के सामने जगन्नाथ जी रहते हैं उनके कमरे में। आज बाकी ये मैं नहीं कराई, ये प्रभु जगन्नाथ जी की इच्छा है, बल्कि मैं तो कहूँगी उनके कारण मैं आज इतने अच्छे से प्रभु जी का दर्शन कर पाई। जगन्नाथ बढ़िया दर्शन कले काले शुरू में लगे ମୁଁ କରି ପାରିନଥାନ୍ତି ଗୋଡ଼ ତ ତ୍ରାଡ଼ି ପାରୁନି ନା ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ पुलिस वाला ତାକୁ ଦୁର୍ଗୋତ୍ତରା ମତେ ଆଣିବା କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଗାକୁ ଡାକିବାର घरे एमिति ହଁ जणे ବଢ଼ିଆ ହେଲା घरे एमिति जणे बोहू को पाइछन केते खुशी घरे आपने एमिति जणे बोहू को पाइछन केते खुशी आपन को ବୋଉ କୁ ପାଇଲା ପୁଅକୁ ଆଗ ସେ ବୋଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମର ଘର अगली खबर बिहार के भोजपुर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान देते हुए कहा कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। सदन के अंदर और बाहर लगातार हम लोग इस सवाल को उठाते रहे हैं। देखिए, लगातार जो है अपराध बिहार में बढ़ता जा रहा है। लगातार इस सवाल को हम लोग हमेशा उठाते रहे, चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो, और सोशल मीडिया पे भी या प्रेस रिलीज के जरिए भी बिहार में कितनी कहाँ घटनाएं हुई हैं उसका भी एक बुलेटिन जो है हम जारी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका पूरी तरीके से क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। अब तो लोगों को पकड़ के बताना पड़ता है, आरती कराना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं कि सरकार कैसे चल रही है। गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो है मुख्यमंत्री के अधीन आता है और अपराधी जो है बेलगाम हो रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग अपराधियों को बाहर निकाल रहे हैं और भ्रष्टाचारी को प्रमोट कर रहे हैं। यही ये सरकार का जो है रह गया है। लेकिन इनके मंत्री कह रहे हैं कि मौलाना की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार को। कौन अशोक चौधरी। अब हमको इस पे उन पे क्या टिप्पा टिप्पणी करना है? हम तो इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम तो पहले बोले थे कि भाई जो कानून जो भी है वो असंवैधानिक है। हम लोगों ने तो इसका विरोध किया है। हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। वो किसका विरोध कर रहे हैं कि कुछ भी लें, लेकिन उनके पार्टी में अगर ये सवाल उठ रहा है, हम तो नहीं उठा रहे उनके पार्टी में, हम तो अपना स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन उन्हीं के पार्टी में इतना विरोध हो रहा है, उनको जाके बताए ना भाई। अगली खबर बिहार के भोजपुर से है, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बयान दिया। मंत्री का चेहरा घोषित कर दिया पर कांग्रेस इकरार नहीं कर रही है, इसमें कुछ कह नहीं रही है सर, कैसे देखते हैं? बिहार में हर सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले चंद्रगुप्त बनने का ख्वाब पाल लिए और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो अपने माता पिता के नाम पर राजनीति करते हैं वह अब चंद्रगुप्त नहीं बनेगा। अब चंद्रगुप्त वही बनेगा पूरे बिहारी
चाणक्य बनकर जमीन पर काम करने वाला एक सेवक को चुनेगा जो जमींदारी की भाव से अपना अधिकार और हक समझता है। सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने का वह व्यक्ति योग्य नहीं है। कितना भी रूप बदल ले, कितनी भी घड़ियाली आंसू बहा ले, लेकिन अब पूरे बिहार की जनता चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त चुनेगा और जो जनता का जनादेश आएगा उससे चंद्रगुप्त तय होगा। बिल को लेकर के बंगाल में जो है हिंसा हुई है सर, गाड़ियों को जला दिया गया है मुर्शिदाबाद में। बंगाल में जिस मानसिकता का पोषण किया जा रहा है उसका प्रकटीकरण है। वहां के मुख्यमंत्री खुलकर बंगाल को बांग्लादेश के स्वरूप में ढालने जा रही है और हिंदुस्तान के लोग इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बंगाल भी भारत का अंग है, बिहार का पार्ट है। बंगाल और बिहार एक रहा है और बंगाल बिहार की मानसिकता राष्ट्र के प्रति सबसे समर्पित रही है। आज भी बंगाल में अधिकतर लोग राष्ट्र के प्रति ज्यादा समर्पित हैं, लेकिन बाहर के आए हुए मानसिकता के, बांग्लादेशी मानसिकता के सोच के लोग अगर जो अराजकता उत्पन्न करते हैं तो उसका जवाब सही समय पर मिलेगा और वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी वक्त के खिलाफ जो नाराज है दूसरे दल में, वो मेरे दल में आएंगे, उन पर विचार किया जाएगा। तेजस्वी यादव जी अपने पिता के तरह श्रीमान लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों पर चलने के लिए बेताब है। लोगों को बरगलाने का, बहलाने का, फुसलाने का। अरे भाई आप ही तो थे, आपके पिताजी ने ही तो कहा था कि वक्त के माध्यम से किस तरह से जमीन कब्जा किया जाता है, जमीन की दलाली की जाती है, जमीन की जमींदारी बन का खेल खेला जाता है। अब जमीनों का दलाल का साम्राज्य खत्म हो गया। देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जिन लोगों ने लोकसभा में समर्थन किया राष्ट्र के हित में, ये जमींदारी माफिया से विदेश को मुक्ति दिलाए हैं, इसलिए उनकी मंशा सफल नहीं होगी। वो भी ऐसे बहुत बड़े जमींदार हैं। तेजस्वी यादव जी भी बड़े जमींदार हैं। कोई कानून अब ऐसा आएगा जिससे उनकी भी जमींदारी जाएगी। में जो भाग गए थे बाबू राणा देश छोड़ करके, एनआईए ने उसको लेकर भारत आ रही है। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं प्रधानमंत्री आतंकी हमले हुए मोदी का वापस बाबू राणा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्र को आतंकवाद से मुक्ति दिलाया और आतंकवादियों के सूत्रधार पर दबिश बढ़ाया, उग्रवाद को समाप्त किया, उग्रवादियों के मानसिकता को बदलने का कार्य किया और अब अपराध और भ्रष्टाचार के मानसिकता पर चोट करने की जरूरत है। लेकिन सत्ता में कुछ लोग बैठे हैं, विपक्ष में हो या सत्ता में, देश के अंदर ऐसे मानसिकता के लोग जो अपराधी और भ्रष्टाचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संरक्षित करता है, अब उससे मुक्ति की लड़ाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हो चुकी है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
अगली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां जिले में वैसे तो अवैध खनन और परिवहन का कोई नया मामला नहीं है, लेकिन जब खुद की सरकार में खुद के बीजेपी नेता जिले में अवैध खनन और परिवहन का आरोप लगाए तो मामला संगीन हो जाता है। बीजेपी नेता अनिल द्विवेदी ने कहा कि जिले में जब से खनन अधिकारी आए हैं तब से बिना परमिट पर होने वाली गाड़ियों को सहूलियत देते हुए 50,000 महीना लेकर अवैध परिवहन की नीति को लागू कर दिया है। क्या है आपका सर और परिचय क्या है? अनिल द्विवेदी भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के। सोनभद्र जिले में हम देखा जा रहा है कि काफी जो है अवैध परिवहन की शिकायतें आ रही है। बताया जाता है कि जो ट्रकें हैं वो खनिज विभाग की मिली भगत से बिना परमिट के रवाना की जाती रहती है। तो इस संबंध में किस तरह का नेटवर्क आपके संज्ञान में आया है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उसको अवैध परिवहन ही मत कहिए, अवैध खनन अवैध परिवहन दोनों कहिए, क्योंकि वो दोनों का मिली भगत है और सीधे सीधे इसमें खान अधिकारी जिम्मेदार है। खान अधिकारी महाभ्रष्ट है और बेईमान है, अपने ड्राइवर और स्वयं मिलकर के सब पैसा वसूली कर रहे हैं। प्रत्येक ट्रक से जो बिना परमिट जा रही हैं उनसे 50 से 60 हजार रुपये महीना इसका बंधा हुआ है प्रत्येक ट्रक से, और ऐसे उसके नाम पे 100 ट्रक जा रहे हैं, 100 से 200 ट्रकें पर डे निकल रही हैं थाना अधिकारी के नाम पे। और इसमें पूरा एक सिंडिकेट है उसका, यहाँ से लेकर के पूर्वांचल तक, इसीलिए सारी गाड़ियां उसी के सह पे निकल रही हैं। अवैध खनन भी उसी के सह पे हो रहा है, जिसकी शिकायत बराबर हो रही है। उसमें एक जांच टीम आई थी, वो भी उसमें उसको दोषी बताया है। मेरा केवल इतने लॉजिक है कि अगर इतना ईमानदार खान अधिकारी है तो जब जांच टीम आती है तो ये सारी गाड़ियां रुक क्यों जाती है, जब नंबर 1 है, और जांच टीम जब जाती है तब ये साबित होता है कि इतनी गाड़ियां पकड़ी गई। और अगर अपना काम ठीक से एक अधिकारी खान अधिकारी अगर करे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि बिना परमिट गाड़ी लेके निकल ले। इन लोगों का एक लॉबी है, एक सिंडिकेट है जिसमें तमाम लोग हैं, अब उसमें नाम नहीं, मेन उसमें खान अधिकारी ही है जो अहम भूमिका निभा रहा है। तो राजस्व कितना नुकसान होता होगा इस नेटवर्क से, सिंडिकेट से जो आंदोलन चल रहा है? राजस्व का करोड़ों रुपए महीने का नुकसान कर रहा है थाना अधिकारी। एक जांच टीम अभी 1-2 दिन में आने वाली है, मेरी बातचीत जांच टीम से हुई है, 5 सदस्यीय टीम एक गठित हुई है शासन से, वो 1-2 दिन में जिले में आ जाएगा। तो क्या यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, जिलाधिकारी के संबंध में उनकी जानकारी नहीं है और कार्रवाई करना चाहते हैं? जानकारी सब है, एकदम खुलेआम मैं कह रहा हूँ, जानकारी सब है। ये शासन के जो हमारे उत्तर प्रदेश योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस का सरकार है, ये अधिकारी उस पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ से ये भ्रष्ट अधिकारी यहाँ से सस्पेंड होके जाएंगे। ये लोग शायद भूल गए कि ये वही जनपद सोनभद्र है जिसमें अवैध खनन के मामले में, राजस्व छपी के मामले में डीएम तक सस्पेंड होके गए, नाम नहीं ले रहे हैं मैं उनका। तो इन लोगों को ये भ्रम है कि हम हर जगह सिस्टम मैनेज है तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ से सस्पेंड होके जाएंगे इस टाइम, क्योंकि हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री सब कुछ देख रहे हैं। वो बशर्ते बस पाप का घड़ा वहीं है, भरा नहीं तब तक है, जिस दिन भर जाएगा चले जाएंगे। जाना सस्पेंड होके है यहाँ से। ये प्रशासन ऐसे सभी वाहन जो यहाँ से खनिज लेकर जाते हैं उनकी सभी की चेकिंग कराने के लिए प्रतिबद्ध है, और जो गाड़ियां बिना परमिट के और बिना MM11 के जा रही हैं उनको रोकने के लिए खनिज विभाग की टीम 24 घंटे लगी हुई है। आज ही स्वीकृत क्षेत्र में 100 से अधिक गाड़ियों का चालान ओवरलोड में किया गया है। कुछ गाड़ियां जिनके बारे में एक FIR दर्ज हुई थी पूर्व में, कल उसमें जिन्होंने प्रपत्र फर्जी छाप करके परिवहन करने का प्रयास किया था, कल उनमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हुई है। इस प्रकार जनपद में हम लोग खनिज परिवहन को लेकर के अत्यंत सतर्क हैं और पूरी गहनता से इसकी छानबीन की जा रही है। इस वर्ष मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 31 मार्च 2025 की तिथि में विगत वर्ष की तुलना में हम लोगों ने 10 करोड़ रुपए अधिक राजस्व
मोरम और गिट्टी के मद में सरकार को जमा करके दिया है। ऐसा भी देखा जा रहा है सर, जो ये जांच करती है टीम जो वहाँ पे, तो उसमें कुछ लोग संलिप्त रहते हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि टीम को बार बार रैंडमाइज किया जाए, बदला जाए, और उसमें विभिन्न विभाग के अधिकारी रहते हैं, जिसमें जीएसटी के भी अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, खनिज विभाग के भी अधिकारी हैं, होमगार्ड्स हैं। तो इस तरीके का आरोप ये उचित नहीं है, क्योंकि उनका बार बार परिवर्तित कर दी जाती है टीम, तो ये संभव नहीं है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने एक बयान देते हुए कहा कि पुलिस पर हमला होना कोई नई बात नहीं है। राज्य सरकार ने ऐसे लोगों को ऐसे करने की आजादी दे रखी है। ये पुलिस को मारना, पीटना, थाना जलाना कोई नई बात नहीं है। टीएमसी के झंडा लेके लोग ये सब करते हैं। कौन करता है, क्यों करता है, क्यों रोक टोक नहीं होती है? सरकार क्या करती है? सरकार इनको छूट देकर रखी है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या हैं, यहाँ आके इस पर उत्पात करते हैं, राष्ट्रविरोधी गतिविधि करते हैं, यहाँ के हिंदू समाज को बैठक करते हैं, मंदिर को जला तोड़ते हैं, मूर्ति तोड़ते हैं, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, पूरा बाजार लूट लेते हैं। नौदा, बेलडांगा जगह जगह हो रहा है। और रामनवमी के पहले मालदा के और मुथावाड़ी, मेदिनीपुर जगह जगह इस प्रकार घटना हुआ। हिंदू समाज को डरा करके उनका उत्सव में व्यवधान लाने के लिए प्रयास होती है, और ममता सरकार खड़े खड़े देखती है। ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का एक्सटेंशन हो गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं का जो अत्याचार होता है उससे ज्यादा यहाँ होता है। दुर्गा पूजा में मूर्ति तोड़ना, काली पूजा में लखी अपनी मूर्ति तोड़ना, पंडाल जला देना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन किसी का प्रतिकार नहीं होता है, ना कोई अरेस्ट होता है, ना कोई केस होता है, या किसी का कार्रवाई होती है। इसलिए दिनों दिन इनकी हौसला बढ़ रहा है, क्योंकि यही लोग टीएमसी को जिता के सत्ता में लाते हैं। पूरा बंगाल में ये जो 18,000 योग्य टीचर जिनका नौकरी किया है, इन लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार के ऊपर। ये दोषी नहीं है, तो परीक्षा के माध्यम से चुन कर आए हैं और नौकरी कर रहे थे, इनको रास्ता में लाया गया एकदम से। ये ममता बनर्जी की सरकार के चलते हुआ, क्यों 8,000 लोगों से पैसा देके इनके साथ मिला दिया गया है, सारा डॉक्यूमेंट खत्म किया गया है। लेकिन डॉक्यूमेंट का कॉपी इनके पास है, न कोर्ट सुनती है न सरकार सुनती है, इसलिए हो रहा है। तो आज देखिए, जिन लोगों का 8,000 लोगों को घुसेड़ दिया गया, तभी इनका ये स्थिति। उनसे पैसा लिया ममता बनर्जी की सरकार, कटवाने लिए 10-15 लाख तक दिया गया है। उनसे आप पैसा ले रहे हो और इनको डंडा मार रहे हो। जो बेचारे योग्य हैं, लिखे पढ़े हैं, टीचर हैं, वो आज उन्हें अधिकार की बात कर रहे हैं तो डंडा पड़ रहा है। और यहाँ राष्ट्र विरोधी थाना जला रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। इसका मतलब क्या है? देशभक्त और जो लोकतांत्रिक आंदोलन करेगा उसका ऊपर यहाँ जातना दिया जाएगा, उनको अत्याचार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पुलिस का कोई इंटेंशन नहीं था वैसा करना, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस कोशिश कर रहा था, ना क्या ये टीचर आग लगा रहे थे क्या घर में, कि तोड़ रहे थे? वो शाउटिंग कर रहे थे, वहाँ धरना दे रहे थे। तो पुलिस को हम लोग सारे राम देखा टीवी में कि सारे हम लाठी भांजे इनके ऊपर, कई लोग उंडेड भी हुए हैं। तो हिम्मत है ना पुलिस का, कितना आओ जंगीपुर में लाठी चलाओ, देखते कितना दम है। ये सब चालाकी है, जबरदस्ती आंदोलन बंद करने की साजिश है। ममता बनर्जी वक़्फ़ बिल को लेकर कही है कि आपको भरोसा रखिए, बंगाल में डिवाइड और रूल पॉलिटिक्स नहीं होगा। नहीं, डिवाइड एंड रूल की क्या है? ममता बनर्जी के नेता लोग, वक़्फ़ बोर्ड के जितने संपत्ति है यहाँ प्रॉपर्टी बंगाल में, वो लूट के खा रहे हैं। 1,48,000 से ज्यादा वक़्फ़ प्रॉपर्टी जो रिकॉर्डेड है बंगाल में, बाकी तो जबरदस्ती कब्जा है। इनकी सारे नेता, एमएलए, एमपी जो मुस्लिम है, वो उनका कब्जा करके लूट कर रहे हैं। जो गरीब मुसलमान है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जिनके लिए लोगों ने दान किया है, उनको कुछ नहीं मिलता है। और ये वक़्फ़ जो कानून बन गया, आप गरीब मुसलमानों को अपना न्याय मिलेगा, उनका इसका अधिकार मिलेगा, उनको सुविधा मिलेगा। इससे ये पार्टी करने वाले लोगों को छिन जाएगा सब, इसलिए ये इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों को उतार करके जो एंटी सोशल है उनके द्वारा ये सब घटना करा रहे हैं। क्या वो खरीदने वाले हैं क्या? उनके लोग, उनके पूर्वज जमीन को, देश को आधा बेच चुके हैं, देश को 3 टुकड़ा किए हैं। किस मुंह से बोलते हैं मोदी जी का? अरे मोदी वो व्यक्ति है जिसका कण कण में राष्ट्रबोध है और दुनिया उनको देखने से सैल्यूट करता है। ऐसा नेता है। कोई जगह चला गया देश से ना, वो वापिस लाएंगे मोदी। आप लोग बेचते बेचते, लूटते लूटते देश को खोखला कर दिया।
वहीं चंडीगढ़ में आईएनजी निदेशक सुरेंद्र पॉल ने एक बयान देते हुए कहा कि पिछले 2 से 3 दिन से पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हीट वेव चल रही थी। आज से उनमें कमी आ जाएगी क्योंकि अगले 2 दिन में हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। देखिए, अभी जैसे पिछले 2 से 3 दिनों में हीट वेव कंडीशन चल रही थी कुछ पार्ट्स में पंजाब हरियाणा में, अब आज से जो है उसमें मतलब कमी आ जाएगी क्योंकि आगे 2 से 3 दिनों में हरियाणा और पंजाब के कुछ एरियाज में बारिश की संभावना है। पंजाब में वेस्टर्न पार्ट में और हरियाणा में नॉर्थ पार्ट में, इसी तरह से हरियाणा के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में। तो जो हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन कुछ पॉकेट्स में थी उससे रिलीफ मिलेगा अगले 3 दिनों में, न केवल अगले 3 दिनों में, उसके बाद भी बीच बीच में देखिए टेम्परेचर में सुधार रहेगा, इम्प्रूवमेंट रहेगी, कमी रहेगी और 17-18 के पास एक और पश्चिम विक्षोभ में फिर से कुछ चांसेस है हल्की रेनफॉल के। तो आने वाले 5 से 7 दिन जो है अब तापमान जो है सामान्य के आसपास रहेंगे दोनों प्रदेशों में और हीट वेव की संभावना काफी कम है। अगर है भी तो लेटली 15-16 के आसपास जो बिल्कुल राजस्थान के 7 जिले लगते हैं वहां पे चांसेस है और इसके बाद फिर तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आगे थोड़ा आने वाला टाइम थोड़ा सा बेहतर रहेगा। देखिए, अब हो ये रहा है कि टेम्परेचर जो है बहुत अब्रप्ट राइज हो रहा है टेम्परेचर्स में। जैसे आपने देखा कभी इनिशियल जो अप्रैल का मंथ था इसमें कुछ टेम्परेचर बहुत आगे चले गए। जैसे चंडीगढ़ की बात करें 38 टेम्परेचर बहुत लेट अप्रैल में जाते तो थे लेकिन लेट अप्रैल में जाते थे। इसी तरह से पंजाब हरियाणा के भी कई शहरों में तापमान जो है फर्स्ट वीक में ज्यादा चले गई। अब ये है कि आने वाला जो अगले गर्मी का टाइम है, जैसे अभी मई आएगा, जून आएगा, ये 2 महीने भी काफी गर्म रहते हैं और हॉट रहते हैं। तो और जो हमारा फोरकास्ट है वो टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर का है, खासकर अप्रैल में कुछ राहत है, जैसे अभी अगले 7 से 8 दिन राहत है, फिर बढ़ेंगे लेकिन इतने नहीं बढ़ेंगे। तो अप्रैल में तो कुछ रिलीफ होने के चांसेस है, लेकिन मई और जून उसमें ज्यादा हीट वेव्स और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है, प्रबल संभावना है। तो उसके चलते हमें सावधानी ये रखनी है कि एक तो दिन के टाइम में थोड़ा सा 12 से 3 के बीच में अवॉइड करें कि उस टाइम टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, पहली बात तो ये है। और दूसरा हाइड्रेटेड रहें क्योंकि पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। और जैसे ही हमारा फोरकास्ट आता है, क्योंकि मई और जून में अभी जो अंदेशा है, जो इनिशियल एस्टिमेट है, उससे ये लगता है कि ज्यादा गर्मी रहेगी उन दिनों पे। तो बिल्कुल ध्यान रखना है अपने आप को सेहत के हिसाब से। हीट स्ट्रोक्स का कई बार जैसे पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, तो उसमें अपने आप को बचा के रखना है। खासकर जैसे बहुत अगर जरूरी काम ना हो तो दिन के टाइम में हम उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। और साथ साथ में जो ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ऑलरेडी कोई बीमारी है, जैसे उसमें भी थोड़ा सा अपना ज्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। और इसके अलावा जो प्रदेश सरकार भी अपना जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्रदेश सरकारों के, वो भी समय समय पर जो है एडवाइजरी निकालते हैं। हमारे अलर्ट समय समय पर रहेंगे, उसको देख के और इन सब चीजों को साथ लेके मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। और ये तो क्लियर है कि गर्मी इस साल ज्यादा होगी, तो हमें एक तरह से। अगली खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई देते नजर आ रहे हैं। बता दें, मस्जिदपुरा कामिल मोहल्ला में दबंगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए बताया है कि पड़ोस के आरिफ उमर आफ्ताब ने मोटरसाइकिल को रोककर उसे गिरा दिया, जिससे बच्चों को और पत्नी को गंभीर चोट आई है। मामले की जांच मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में घायलों की स्थिति गंभीर बताते हुए मेरठ रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? रानी है मेरा नाम। क्या हुआ था? मेरे साथ ये हुआ था, मैं यहाँ पर नहीं थी, घर पे बच्चों को धमकी दी जा रही थी कि मानने की, उसको रास्ते में रोका गया। उमर साथ था, आसिफ था, अल्ताफ आफ्ताब था। उन्होंने बच्चों के साथ टक्कर मार पीट करी
वो एप्लीकेशन लगाने वहाँ गया था थाने और चौकी में, लेकिन वहाँ उस टाइम पे वो नहीं थी। मैं घर पहुँची, फिर मैं अस्पताल से आई। अस्पताल से आने के बाद मैंने छुट्टी करा के रास्ते में आने के मैंने अपने बच्चों से कहा कि थैला ले आओ भैया, मेरा थैला ऑटो में रहेगा, दवाई रहेगी तुम्हारे पापा की। इतने में बाहर निकल के आई तो उन्होंने एकदम मेरे लौंडे को देखते के साथ ही पथराव कर दिया, डंडे बुड़ंगे बजाने लगे और मुझे एकदम ही छुट्टे के साथ ही बहुत मारपीट करी। मारपीट करने के बाद मैं जैसे नीचे गिर गई, मेरी बहू आ गई बाहर है और मुझे उठाने लगी। उन्होंने एकदम पथराव मेरे ऊपर इतना करा कि मुझे एकदम ले जाना पड़ेगा। मैं थाने चली गई। दबंग है लोग। हाँ, और हमें धमकी दी जा रही नु का करा ना गया, ये ना करा, वो ना करा, कल ले हमारा क्या करा, गाली और गुफ्तार इतनी बुरी बुरी मेरे साथ मारपीट। एसपी ऑफिस आए थे तो आपको क्या आश्वासन दिया? कुछ भी। अगली खबर सोनभद्र के ओबरा तहसील से है, जहां जानलेवा प्रदूषण के चलते लोगों को स्वास्थ्य में काफी दिक्कतें आ रही है। बता दें, इसी को लेकर पूर्वांचल पत्रकार एकता समिति के नगर महासचिव अजीत सिंह ने क्षेत्र के उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने इस गंभीर समस्या से एसडीएम को अवगत कराते हुए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, स्थानीय निवासी पत्थर लदे वाहनों की बेलगाम रफ्तार से बुरी तरह से परेशान है। इस मार्ग की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके एक तरफ कॉलेज है तो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन और चारों ओर घनी आबादी फैली हुई है। ऐसे में तेज रफ्तार भारी वाहनों का आवागमन किसी भी समय एक बड़े और दर्दनाक हादसे को जन्म दे सकता है। बुलेटिन में अब बात खेलों की। कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से हरा दिया। 5 मैचों में चौथी जीत के साथ गुजरात अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। प्लेयर ऑफ द मैच साई सुदर्शन ने 53 गेंद पर 82 रन की पारी खेली। भारत की तीरंदाजी में पहले ओलंपिक पदक की उम्मीद बढ़ गई है। इसकी वजह लॉस एंजलिस ओलंपिक में कंपाउंड तीरंदाजी को शामिल किया जाना है। अब तक ओलंपिक में रिकवर तीरंदाजी ही शामिल थी, लेकिन ये पहली बार है जब 2028 के ओलंपिक में तीरंदाजी को कंपाउंड स्पर्धा को भी शामिल किया जा रहा है। भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल और आर्य बोरसे ने ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा ने रजत पदक जीत लिया है। रुद्रांश का ये दूसरा पदक है और इससे पहले उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल का व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। डेक्लान राइस ने चैंपियंस ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल के पहले चरण में 15 बार के विजेता रियल मैड्रिड जैसी टीम के खिलाफ 2 बार फ्री किक पर गोल कर आर्सेनल को 3-0 से बड़ी जीत दिलाई। इस जीत ने आर्सेनल को 2009 के बाद पहली बार चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के करीब ला खड़ा कर दिया है। भारतीय महिला टेनिस टीम ने बिली जीन किंग कप में जीत का खाता खोल लिया है। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार के बाद भारतीय टीम ने थाईलैंड को 2-1 से पराजित कर दिया। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन ही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।